आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, तो बैच की फर्स्ट क्लास है। हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद क्लास शुरू करेंगे, ठीक है ना। 10 से 15 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, जैसे कि बैच की स्टार्टिंग है कि हर बच्चा ये सोच के चलता है कि पहले दिन तो कि अब खूब मेहनत करनी है, पूरा साल खूब मतलब मेहनत करेंगे और अब तो सिलेक्शन लेना ही है। हर बच्चे के ये माइंड में चीज़ आती है, ठीक है, और वो शुरू में लगता भी है जोर लगा के, ठीक है ना। क्रिश आप यहाँ जाओ जल्दी, फर्स्ट। तो वो जोर लगा के लगता है कि भी यार मेरा आज मतलब फर्स्ट क्लास है और मैं अब खूब मेहनत करने वाला हूँ, ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज़ आती है। तो सबसे पहली चीज़ तो अभी जो पूरा साल जैसे मतलब जो है निकालना है, तो इसके अंदर ना एक्सपेक्टेशंस होती हैं काफ़ी सारी। एक स्टूडेंट्स की टीचर से एक्सपेक्टेशन होती है, टीचर की स्टूडेंट्स के साथ एक्सपेक्टेशन होती है कुछ, ठीक है ना, दोनों तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ। देखो, अगर आप लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट नहीं, तुम्हारी प्रॉब्लम तो ये तुम एक्सपेक्ट कुछ कर नहीं रहे। ये कह रहा है कि मेरे लाइफ में सुना है एक्सपेक्टेशन करनी ही नहीं चाहिए, इसकी दिक्कत यही है, ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा मैं कुछ कर सकता हूँ, ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस को ना ये नहीं होना चाहिए कि दिल पे लेना चाहिए कि जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एक्सपेक्टेशन के बिना तो मतलब जो कुछ कर ही नहीं सकते आप। एक्सपेक्टेशंस तो रहती हैं, हमेशा रहेंगी एक्सपेक्टेशंस, ये ह्यूमन नेचर है। और विदाउट एक्सपेक्टेशंस आप इसी एक्सपेक्टेशन में कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी तभी आप पढ़ रहे हो। अगर आपको ये एक्सपेक्टेशन हो ही ना कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो आप पढ़ाई भी नहीं करोगे। तो कहने का मतलब ये कि एक्सपेक्टेशन तो मस्ट है। तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अब जैसे कि आप किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो जो कंपनी का सबसे पहले तो ये डिस्कशन होता है, या इवन इंटरव्यू के दौरान डिस्कशन होता है कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंपनी ये भी बताती है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और हम आपसे बदले में क्या एक्सपेक्ट करें, ये चीज़ बताई जाती है। इवन फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कई सारी मैरिज होती हैं, उस मैरिज में लड़का लड़की को साथ बिठाया जाता है तो पहले वो बताते हैं कि मतलब आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या मतलब भाई, यानी पहले डिसाइड कर लो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब बर्तन कौन धोएगा, कपड़े कौन साफ करेगा, ये सब चीज़ है, मतलब जो है ये सारी एक्सपेक्टेशंस पहले डिस्कशन हो जाती हैं ताकि बाद में पंगे ना होए। खैर उनके तो पंगे फिर भी चलते रहते हैं। अब सुनो, अभी आते हैं अपन इसके ऊपर आते हैं फिजिक्स में। एक स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कोई भी किसी के मन में कोई एक्सपेक्टेशन हो तो बताइए, वो रिलेवेंट है कि नहीं है वो हम डिस्कशन करेंगे। हाँ जी, एनी एक्सपेक्टेशन? किसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है? सर हम आपसे क्या उम्मीद करें? अब सुनो, अच्छा मैं आपसे क्या उम्मीद करूं? देखो एनीवे सुनो, आप ये जो डिस्कशन था एक्सपेक्ट, पहले तो पूरी क्लास जैसे चलता था, ठीक है, लेकिन आप मुझे लग नहीं रहा पूरे प्रॉपर डिस्कशन करोगे इस चीज़ का। तो मैं अपने लेवल पे 10 से 15 मिनट जो होना चाहिए उसका निचोड़ बता देता हूँ, ठीक है ना। जो जनरली स्टूडेंट के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये एक्सपेक्टेशन मेरे मन में है, ये एक्सपेक्टेशन मेरे मन में है, तो उसका जो डिस्कशन है वो पहली क्लास तो पहले पूरा चलता था, ठीक है। लेकिन अभी ना ये मतलब कुछ बच्चों का माहौल देखते हुए क्लास खराब हो जाएगी, तो मैं 10 से 15 मिनट में ही मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है। हाँ जी, तो मैं शुरू कर देता हूँ, आप निकल के पीछे वाले बेंच पे चले जाओ। अब आपको के लिए जाना है? यस। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली चीज़ तो देखो क्या रहता है ना कि एक बच्चा क्या सोचता है कि बच्चे की जो सबसे पहले तो जो मन में चीज़ आती है वो होनी चाहिए एक स्टूडेंट को। मुझे ऐसा लगता है कि देखो इंसान कोई वो काम नहीं कर पाता जिसमें उसका इंटरेस्ट ना हो। सबसे पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसके अंदर। आपका सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो ये हो सकती है कि सर हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो आए पहले, ऐसा ना हो कि हमें सब्जेक्ट में ही ऐसे मतलब सिर में टेंशन हो जाती हो, डर से या दबाव से पढ़ रहे हो। अगर यानी कि सबसे पहले तो सर हमारा इंटरेस्ट क्रिएट करो। 10th क्लास के अंदर जब टीचर, बायो का टीचर जब अच्छा होता है तो बच्चा पक्का मेडिकल लेता है, और जब मैथ्स का अच्छा टीचर होता है, बायो का अच्छा टीचर नहीं होता तो लगभग पूरी क्लास के बच्चे मैथ्स लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। अक्सर मैंने ऐसा देखा है। यानी कि बच्चा आगे मेडिकल लेगा कि नॉन मेडिकल, वो भी डिपेंड करता है 10th क्लास के टीचर पे, वो सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि पहली बार 9th 10th में आता है ये सब्जेक्ट,
फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े अलग हो जाते हैं, बायो मैथ्स। तो उसके अंदर जो टीचर है वो कितना इंटरेस्ट क्रिएट, और जिसका वो टीचर ही दोनों ही बेकार मिल गए, मैथ्स का भी साइंस का भी, तो बच्चा फिर कॉमर्स ले लेता है। कहने का मतलब ये है कि टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और फिजिक्स इंटरेस्टिंग तो है, अगर इंटरेस्टिंग ना होती तो आइंस्टाइन अपनी पूरी ज़िंदगी थोड़ा लगाता उसके ऊपर, न्यूटन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो वो क्यों लगाते अपनी पूरी ज़िंदगी, यानी उनको मज़ा तो आ रहा था इस चीज़ के अंदर। तो सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहली एक्सपेक्टेशन तो आप ये रख सकते हो, और जो जेन्युइन भी है और किसी भी टीचर को पूरी करनी चाहिए, वो सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग फिजिक्स इंटरेस्टिंग हो। सबसे पहले तो एक ईजी वे के अंदर वो पढ़ाई जाए, एक बहुत ज़्यादा ईजी वे के अंदर। इस चीज़ के लिए हमने ये कोशिश की है, जितने जैसे मुझे 12 ईयर्स हो गए, 12 ईयर्स के अंदर मैंने ये चीज़ कि इसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, इसको और बेटर कैसे बनाया जाए, एनिमेशंस के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू, कई अलग अलग तरीक़ों से ये कोशिश की गई है कि उससे बेहतर इंटरेस्टिंग वे में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद या कहीं पर किसी अपने फ्रेंड के साथ कोटा या दिल्ली चले गए, वो बाद में आके बताते हैं कि सर टॉपिक तो ये वहाँ पर भी पढ़ाएगा, यहाँ भी पढ़ाएगा, बट सर पढ़ाने का जो वे था ना, वो मतलब कभी भी मतलब कहीं ऐसा मतलब महसूस ही नहीं हुआ, कभी किसी टीचर से नहीं हुआ। ट्यूशन्स भी बदल बदल के देख ली, सब कुछ करके देख लिया, बट वो वे नहीं था, क्योंकि हमने 12 ईयर्स तक उसके ऊपर वर्क किया है कि हाउ टू टीच। सिलेक्शन की बात रही तो मतलब जब पढ़ाना शुरू किया था उस साल सिलेक्शन थे, ठीक है ना। सबसे बेस्ट रैंक तो उसी साल थी जब पढ़ाना शुरू किया था, तो ऑल इंडिया रैंक 69 अमित राणा की। उसके बाद यानी कि एक जो नॉलेज चाहिए वो तो पहले दिन ही थी, बट उसको काम किस चीज़ के ऊपर किया, नॉलेज को गेन करने में नहीं, हाउ टू टीच, इस चीज़ के ऊपर। तो आपको एक इंटरेस्टिंग और ईजी फिजिक्स तो सीखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे सर ठीक है, इंटरेस्टिंग तो ठीक है, बट पेपर में वही तो आया एज इट इज़, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर तो बेस्ड हो। कहीं ऐसा तो नहीं बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट कर दिए गए कोर्स में से, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें 20-20 साल हो गए वो क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मतलब जो है ना कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो टॉपिक है सर, कैपेसिटेंस है, उसका क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। तो ये जो टॉपिक है सर, इनका क्वेश्चन हमारा बिल्कुल वो यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दिया जाना चाहिए, जो पेपर में आते हैं। जो पेपर में नहीं आते उस पर कम टाइम दिया जाना चाहिए, ठीक है। जो नहीं आते बिल्कुल भी उसके ऊपर ना के बराबर टाइम दिया जाना चाहिए, या उसको एंड में भी करवाया जा सकता है। तो यानी कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो, ऐसा ना हो कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाए। कई बार बच्चे की एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो मेहनती तो बहुत होता है लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ता रहता है जो पेपर में आते ही नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चा था, वो 11th-12th यहीं से पढ़ा था, बजरंग शर्मा रितवाल। वो जो लड़का था वो अच्छा बच्चा था, पढ़ने में कुछ नंबरों से रह गया, तो किसी के कहने से वो कोटा में चला गया था। तो फिर वो तभी भी कांटेक्ट में रहा, मतलब फिर वो आया, मतलब जैसे कहता है कि सर मैंने बहुत मेहनत कर रखी है, वो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मतलब आगे रोने लग गया। मिलता जुलता तो रहता था, सारी बात बताता रहता था। कहता सर कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये देखो सर 3 मोटी कॉपियाँ बना रखी हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने टाइम में मतलब कितने पेज भरते हैं। मैंने कहा भाई पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा आधी कॉपी भरेगी बस, ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर उसने कहा कि सर हमें 3 रजिस्टर भरवा दिए और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया उसमें से। यानी कि वो अपनी नॉलेज दिखा रहे थे, ठीक है। यानी लेटेस्ट पैटर्न पे तो पढ़ा ही नहीं रहे। यानी कि सर हमें तो पता नहीं क्या लेटेस्ट पैटर्न होता है, क्या इंपॉर्टेंट, बट सर आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है ना। यानी कि ये जो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चीज़ है, ये चीज़ बाय एक्सपीरियंस ही आती है वैसे। और बाय एक्सपीरियंस कई टीचर्स को 20-20, 30-30 साल भी हो चुके हैं, बट फिर भी नहीं पता, क्योंकि ना उसके ऊपर वो काम नहीं कर रहे। जब तक आप काम नहीं करोगे तो हो सकता है 2 या 3 साल में भी उस टीचर को बहुत नॉलेज हो जाए लेटेस्ट पैटर्न क्या है, और हो सकता है 20 साल में भी ना हो, ऐसा भी हो जाता है। तीसरी चीज़ इसके अंदर सर ठीक है, इंटरेस्टिंग भी हो गया ये और लेटेस्ट पैटर्न भी हो गया, इसके अलावा कुछ और किसी के माइंड में हो, और क्या हो सकता है जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? प्रोटेक्शन, सिलेक्शन। देखो पता है क्या चीज़ है कि ये तो ठीक है, मतलब सर इसमें पैटर्न भी सर आपने लेटेस्ट करा दिया, इंटरेस्टिंग भी हो गया सर, और लेकिन ना सर मैं मेहनती भी बहुत हूँ, बट ना सर मेरे ना कई बच्चों का ये मन में कन्फ्यूजन आता है। कई सारे बच्चों ने ऐसा बोला हुआ है कि सर जैसे मैं पहले पिछले साल आकाश में था या एलन में था, वहाँ क्या हुआ कि मतलब मेरे किसी टेस्ट में तो एकदम से बहुत ज़्यादा नंबर आ गए, किसी में बिल्कुल ही कम आ गए, किसी में बिल्कुल ही मतलब जो है नंबर ही नहीं आते। सर मैं पढ़ता भी बहुत हूँ और हमारे टीचर सर वहाँ इंटरेस्टिंग वे में भी पढ़ाते थे सर, और लेटेस्ट पैटर्न तो था ही सर हमारा, मेरे तो दिक्कत नंबर ही नहीं आते थे, पता नहीं क्या चक्कर है। इसका रीज़न क्या है कि बेस ही क्लियर नहीं है बच्चे का, बेस ही क्लियर नहीं होता।
मतलब पहले तो बेस क्लियर हो सर। मतलब एकदम चक्कर क्या होता है कि जब तक नींव नहीं बनेगी ना, बच्चे को लगता है, एक वर्चुअल फील आता है कि मुझे फिजिक्स आ गई, लेकिन आती नहीं होती वो। मैं बच्चे से आसान क्वेश्चन पूछता हूँ, वो नहीं आता होता, ठीक है ना, इजी से इजी क्वेश्चन कई बार नहीं आता होता। तो कहने का मतलब है मैं ये फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि यार बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, पहले तो उसका बेस क्लियर करो, मतलब उसके दिमाग, क्योंकि बेस एक बार क्लियर हो गया तो फिजिक्स तो इंटरेस्टिंग तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, वो अपने आप ही पढ़ने लगेगा, उसको टीचर की फिर इतनी ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी लेवल तक पहुंच सकता है। आइंस्टाइन का कोई गुरु, कोई टीचर थोड़ा ना था उसको सिखाने के लिए फिजिक्स, या न्यूटन को सिखाने के लिए कोई टीचर था, मतलब जो है, या मैंने जितनी खुद से सीखी है वो, मतलब मैंने टीचरों से बहुत कुछ सीखा, बट उससे बहुत ज़्यादा खुद से भी तो सीखा है, ठीक है ना। ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि सर कॉन्फिडेंस आ जाए फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना, और बेस क्लियर हो जाए, बेस जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मतलब ये चीज़ है। फोर्थ नंबर पे एक चीज़ और भी है, ये तीनों चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग भी होगी सर, मेरा बेस भी स्ट्रॉन्ग हो गया, लेटेस्ट पैटर्न भी है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, बच्चों का। इसका क्या रीजन है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना वो स्मार्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और उस कंपटीशन के बढ़ने की वजह से बच्चा रह जा रहा है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक कोई, मतलब जो है, एक गांव था, बहुत पुरानी बात है, ये रियल स्टोरी है, वैसे ये रियल स्टोरी है। उस टाइम बिजली या फिर पानी की, घरों में बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, पाइपलाइन कुछ नहीं होती थी पहले, ठीक है, आज से सैकड़ों साल पहले की बात है, और आज भी नहीं है कुछ विलेजेस में। तो इंडिया के कई गांव ऐसे हैं, एमपी में, राजस्थान में, जहाँ पे आज भी पानी और बिजली नहीं है, पुराने तरीके से लोग वही औरतें कुएं से पानी लेके आती हैं, ऐसा था। तो क्या था कि मतलब उसमें वो जो गांव था ना, उस गांव में एक नहर जाती थी, वो नहर 2 किलोमीटर दूर थी, और वो गांव से थोड़ी हाइट पे बनी हुई थी, ऐसे जैसे गांव यहाँ पे थोड़ा हाइट पे बनी हुई थी, 2 किलोमीटर दूर, और लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट थे। मतलब गांव की औरतें सुबह सुबह उठ के पहले वो घड़े में पानी लेके आती थी, मतलब 2 किलोमीटर पैदल चल के, और कम से कम पानी को यूटिलाइज किया जाता था घर के अंदर, और कोई तरीका था नहीं। तो सारे लोग बहुत मेहनती थे, खेती करते थे, ऐसा होता था। और एक दो बंदों ने प्रोफेशन बना रखा था। प्रोफेशन क्या बना रखा था कि भाई एक और तो कोई अपनी खेती वगैरह तो है नहीं, ये काम करते हैं, 20 पैसे पर घड़ा लेते थे। उस टाइम 20 पैसे बहुत बड़ी कीमत थी, कि वो एक घड़ा भर के जाएंगे और लेके आएंगे, एक घर के अंदर डालेंगे और 20 पैसे बदले में ले लेंगे। कईयों ने अपना ये प्रोफेशन भी बना रखा था। उनमें उसी गाँव में ना एक बहुत ही आलसी लड़का था, काम कुम कुछ करता नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता था। वो, उसके पेरेंट्स उसको डांटते थे, पूरा गाँव जो है उसको बोलता था निकम्मा, रामखोर है, नलायक है, ये है वो है। वो कहता कि मैं ना कोई दिमाग लगाने वाला काम करना चाहता हूँ, मैं ये हार्डवर्क है ना, ये मतलब मेरे से नहीं होता है। गांव के सारे इतने हार्डवर्क कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और मैं ना मतलब सबसे अमीर बनना चाहता हूँ, मैं एक दिन बनूंगा भी, उसने ये बोला। तो लोगों ने कहा यार तू कहाँ अमीर बनेगा यार, तू मतलब जो तेरे को माँ बाप का खा रहा है, तू पड़ा तू क्या घंटू अमीर बनेगा। उसने कहा ना, उसको जो है ना वो परेशान हो गया, गाँव वाले ने उसको निकाल दिया धक्के धुक्के देके, तू यहाँ से निकल, पेरेंट्स ने निकाल दिया, घर से बाहर निकलेगा तो कुछ सीख के आएगा। वो घर से बाहर निकल गया, वो किसी गांव में चला गया, चलते चलते किसी दूसरे गांव में जाके किसी कुम्हार ने उसको जगह दे दी कि मतलब भाई तू यहाँ पे रुक जा यार, तू कहाँ परेशान होगा। वो वहाँ पे सो गया रात को। सुबह उठा तो उसने देखा कि उस कुम्हार के घर पे जो कुम्हार था ना, वो घड़ा बना रहा था। सुबह सुबह वो जो घड़ा बना तो एक सुराही भी बना रहा था। सुराही में क्या होता है कि सुराही के अंदर आगे जो है ना, एक मिट्टी की आगे वो पाइप सी होती है, उसके अंदर ऐसे करके डालते हैं। घड़ा तो ऐसे होता है और सुराही ऐसे होती है। वो ना पड़ा सोच रहा था। उसने उस कुम्हार को बोला यार तू एक बात बता, ये जो सुराही जो तू बना रहा है, ऐसे ये पाइप जो बना रहा है, तो ये इतनी लेंथ है इसकी, क्या तू इसकी डबल लेंथ कर सकता है? उसने कहा हाँ इसमें क्या है, हो जाएगी डबल लेंथ। लेकिन चाहता क्या है भाई? कहता नहीं एक बार डबल लेंथ करो, डबल लेंथ चाहिए मुझे। उसने वो डबल लेंथ की, वो जो ना पाइप बना दी डबल लेंथ की। फिर उसने कहा कि तू एक काम कर, इसको ना और इसका और डबल कर सकता है, इसी का डबल। उसने कहा भाई कर तो दूंगा मैं, पैसे लगेंगे, ये ऐसे मेहनत होती है बहुत। उसने कोई बात नहीं मैं दे दूंगा, तू कहाँ से लाएगा, तेरे पास तो सोने के लिए मैंने जगह दी है, कह रहा मैं लाऊं। अरे तू चिंता ना कर भाई, तू डबल लेंथ कर एक बार। उसने किया, उसको डबल लेंथ कर दी उसकी। अब उसने उसको कहा कि तो एक बात बता फिर, अब तू उसको कितना लंबा बना सकता है? उसने कहा कि जितना मर्जी लंबा बनवा लो उसको। तो उसने कहा 2 किलोमीटर लंबा। उसने कहा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा सुन अब कितने पैसे बनते हैं ये बता। पैसे मैं दूंगा, कहीं से लाऊं, पैसे तेरे को मिलेंगे। 2 किलोमीटर लंबी पाइप चाहिए मुझे। उसने कुम्हार को जैसे मर्जी करके सेट कर लिया। वो 2 किलोमीटर लंबी बनाने के लिए राजी हो गया। अपने गांव में उसको ले गया, नहर से लेके गांव तक वो 2 किलोमीटर लंबी जो है ना वो मिट्टी की, वो बनवा दी उसने। वहां से पानी आता नहर से और गांव में पहुंचता। उसने सारे गांव वालों को बोला कि ऐसा है, 20-20 पैसे लेता है ना ये जो बंदे घूम रहे हैं यहाँ पे, 10-10 पैसे लूंगा, 10-10 पैसे।
तुरंत सप्लाई पानी की, तुरंत सारा गाँव रेडी 10-10 पैसे देने के लिए। गाँव की औरतों को वहाँ नहीं जाना पड़ा इतनी दूर, और वो सबसे अमीर बन भी गया। और कुछ नहीं, आराम से पानी चल रहा है। क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं कर रहा, दिमाग लगाया बस उसने, स्मार्टनेस, उसने हार्डवर्क नहीं किया, स्मार्टनेस की। बच्चों को ये लग रहा है कि भाई 15-15 घंटे पढ़ता रहूँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उनका तो अकेले सिलेक्शन हो ही नहीं रहा, स्मार्टनेस वालों का हो रहा है सिलेक्शन तो। और लाइफ में कामयाब भी स्मार्टनेस वाले हो रहे हैं, हार्डवर्क वाले तो कामयाब ही नहीं हो रहे। टाइम बदल चुका है ना, जमाना बदल चुका है। अभी 4G चल रहा है, 5G हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन फोलिया क्या 5G अभी हिसार में नहीं आया ना। आया हुआ है सर। आपका वाईफाई 5G में चल रहा है, आपका वाईफाई 5G। हाँ जी, नहीं हिसार में 5G चल रहा है। यस सर, वाईफाई तो 5G चलता है। आपका वाईफाई आपने देखा नहीं क्या? फोन भी लगता है। फिर ये 5G नहीं होएगा, क्योंकि ना 5G की स्पीड तो 4G से भी 10 गुना ज़्यादा है। ये 5G है नहीं फिर ये, और अभी तो आया ही नहीं। 1-2 शहरों बड़े बड़े, दिल्ली में भी नहीं आया। उस पर 5G लिखा हुआ आ रहा है, वो 5G को सपोर्ट करता है। 5G चलना और 5G को सपोर्ट करना अलग अलग चीज़ है। ये जो डिवाइस है, कल को 5G आ गया तो ये उसको सपोर्ट करेगा। 5G थोड़ा नहीं है। 5G के अंदर अगर 5G आ जाए ना, मतलब जो है, तो अगर मूवी कितनी भी बड़ी हो, मतलब सेकंडों में डाउनलोड हो जाएगी, सेकंडों में। 4G से तो उसमें ज़्यादा स्पीड है जब उसकी। और दिल्ली में नहीं है, ये तो कन्फर्म है अभी तक। आप कह रहे हो हिसार में आ गया, हिसार में तो अभी तो टाइम लगेगा बहुत। चलो एनीवे, हाँ जी, बात सुनो आप। स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कहने का मतलब ये है कि सर हमें ना स्मार्ट फिजिक्स कराएंगे, मतलब है कि हमें कहाँ पर जो ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं बच्चे करते हैं उसको, मतलब 15-15 मिनट में, हम सेकंडों में वो क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। वो सारी ट्रिक्स, उसके ऊपर हमने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा, कि भाई क्वेश्चन जल्दी कैसे सोल्व, क्योंकि यही एक तरीका है बाकी बच्चों से आगे निकलने का। क्वेश्चन फटाफट कैसे हुए सेकंडों के अंदर, यानी कि शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, स्मार्टनेस। सर हमें कुछ ऐसा मतलब जो है ना पढ़ाया जाए, ऐसा ना हो कि भाई सारी चीज़ें ठीक है, इंटरेस्टिंग भी है, लेटेस्ट पैटर्न भी है, हमारा बेस भी बन गया, बट सर हमें क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लग रहा हो, तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे ऐसे केस में। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कोई और एक्सपेक्टेशन? कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन रहती है सर हमें 11th का नहीं आता, बिल्कुल भी हम जीरो हैं, हमें ना सर बीच बीच में 12th के अंदर 11th यूज़ होगी, तो सर उसका क्या होगा ये बता दो बस। वो बीच बीच में हमें समझ आएगा नहीं। जहाँ जहाँ 11th यूज़ होगी, जहाँ जहाँ पे 11th का पार्ट यूज़ होगा, वो हम बीच में कवर करेंगे, उठाएंगे। मुझे पता है इस बात का कि कुछ बच्चों को नहीं आता 11th का, भूल चुके हैं, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर 11th पार्ट जो होगा, जो 12th में यूज़ होगा, वो बीच में डिस्कशन होगा उसका। एक इस बैच के एंड में या मिड में, मतलब थोड़ा सिलेबस कंट्रोल में आ जाए, हम 11th भी करेंगे, ठीक है ना। 11th साथ में चलेगी दोबारा से इस बैच के अंदर, यानी कि 11th कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है एक जो सबसे बड़ी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो एक टीचर से बच्चों को एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मतलब जो है ना, और ये जो चीज़ है ये बच्चों को नहीं पता होती, बच्चा बोलता भी नहीं है। हाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ बोल रहे हो, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? अरे बता दो कोई एक्सपेक्टेशन होता? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैंने एक सेमिनार में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, तो इवन पेरेंट्स का भी ये जवाब नहीं था। फिर बाद में मैंने बोला कि हाँ ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन है, इन 6 की 6 एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अगर बच्चा डिमोटिवेट हो जाए तो टाइम टू टाइम ट्रीट करना, मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है, मिलती है ठीक है, मोटिवेशन मान सकते हो, मोटिवेशन से भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोटिवेशन से भी इम्पोर्टेंट है भाई, मोटिवेशन से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोटिवेशन से भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है ऐसी जो एक इवन किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे का भी एडमिशन कहीं कराए तो उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अरे बिलीव में तुम जो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीज़ हो रही है अभी। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे क्या करना चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग पता कैसे बनते हैं, जो हमारे लगभग जो हमारे सराउंडिंग में लोग होते हैं उसका एवरेज। आप किसी बंदे किसी गांव में चले जाओ, उस गांव के लोग किसी भी जनरल बंदे को उठा लो, उसकी सोच देखो, वो क्या सोच रहा है, क्या कर सकता है, वो उसके जो गांव के जो लोग हैं ना उनकी एवरेज होगा वो। वहाँ के जो लोग हैं
वो जिस टाइप जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं या उनका जितना दिमाग है या उनके अंदर जो स्किल्स हैं या वो जो जैसा सोचते हैं, लगभग वो बंदा भी वैसा ही हो रहा होगा, क्योंकि वो उनके बीच में रहता है। तो इंसान जिसके बीच में रहता है वो वैसा बन जाता है धीरे धीरे करके। एक टाइम का प्रोसेस होता है बट बनता है। जिसके जैसे फ्रेंड्स होंगे, 4-5 लड़के हैं, मतलब मान लो वो इंजीनियरिंग की बातें करें, IIT से पास आउट हैं, तो उनमें लगभग सारे के सारे, जरूरी नहीं IIT से हों, लेकिन वो इंजीनियरिंग वो उसी फील्ड के होंगे, लगभग वो ग्रुप लगभग उसी फील्ड का होएगा, वो लगभग सोच से लगभग एक जैसी होएगी। तो कहने का मतलब ये कि हमारी सराउंडिंग बड़ी मैटर करती है, सराउंडिंग कैसी है। और उस सराउंडिंग में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मैटर करता है टीचर, क्योंकि बच्चा टीचर को मानता है कहीं ना कहीं, उसकी बातों को, उन बातों पर बिलीव करता है। दोस्त की बात अगर कोई बोले तो उसको जरूर मतलब जो है पहले क्लैरिफाई करेगा, उसका मतलब जो ऑल्टरनेट देखेगा क्या कुछ हो सकता है या फिर कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है, बट टीचर की बातों के ऊपर तो वो बच्चा बिलीव करता है। तो ऐसे केस में उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर मान लो कई बार टीचर ही नेगेटिव माइंडसेट का होता है, नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है, उस केस में वो टीचर इतनी सारी चीज़ भी दे रहा हो, ये वाली सारी चीज़ें हैं, बट वो बड़ा खतरनाक है। नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है कि यार मतलब यानी कि 2 चीज़ों में होता है। एक तो क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म अगर किसी के अंदर भरा हुआ है तो यानी कि यार ये बुरा है, वो बुरा है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। मतलब ये जो चीज़ है ना, जब बच्चे यानी कि सराउंडिंग से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना, और बच्चे के अंदर चीज़ ये आने लगे ना आपके अंदर, अगर ये चीज़ आ गई इसी एज में कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने वाली, तो लाइफ में आप कुछ भी करने ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। आप हमेशा नीचे ही रहोगे और लाइफ में दुखी जरूर रहोगे, चाहे सिलेक्शन भी हो जाए तो भी हैप्पीनेस नहीं आ पाएगी। अल्टीमेट गोल तो लाइफ का हैप्पीनेस ही है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाइफ के प्रति पॉजिटिविटी जरूरी है, ठीक है ना। यानी कि वो चीज़, यानी कि हर बंदे में मुझे लगता है कि कोई अच्छा टीचर, अच्छा डॉक्टर या अच्छा CA, अच्छा एडवोकेट, ये होने से ज़्यादा जरूरी है एक अच्छा पर्सन होना। इन सबसे ज़्यादा ऊपर है वो चीज़। एक अच्छा राजनेता, ठीक है ना। अभी आज की न्यूज़ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों SP थे, दोनों के दोनों ही, एक IPS ऑफिसर है, दोनों ही IPS ऑफिसर थे। और वो अभी उनका वीडियो वायरल हो गया, 20 लाख रुपए घूस मांग रहे थे वो, और दोनों को ही सस्पेंड कर दिया। उनको क्या कमी थी ये बताओ। तो यानी कि वो अच्छे पर्सन नहीं थे ना, सीधी सी बात यही है। अपनी मतलब हाइट पे तो पहुंच गए बहुत। अगली बात क्या रहता है कि ना यार पॉजिटिविटी का मतलब क्या, पॉजिटिव माइंडसेट। यानी कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब एक ये भी है कि जैसे मान लो आपने कुछ किया नहीं, बच्चे क्या मतलब बच्चा देखो ये ऐसी हरकत करेगा, बच्चा कई बार उसको समझ नहीं आएगा, कई बार क्लास भी मिस करेगा, कई बार पूरी फैमिली ही कहीं पे गई हुई है तो उस बच्चे को भी उनके साथ जाना ही पड़ेगा, अकेला घर पे नहीं रह सकता, ठीक है। या फिर क्या होता है कि वो एक दिन ऐसा भी होता है उसकी तबीयत खराब रही, या ऐसा भी होता है कि उसका पढ़ने का उस दिन मन ही नहीं कर रहा तो क्लास मिस होगी, या फिर उसमें क्या होता है कि फिर वो क्लास आगे समझ में आना बंद हो जाती है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और बच्चा जो टीचर है वो बच्चे के ऊपर ही सारी बात डाल देता है कि भाई आप मेहनत नहीं कर रहे, आप आरामखोरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे है वैसे है। बच्चे के अंदर ही 100 कमियाँ सुना दी। या पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं जो कि बहुत गलत है। कौन आइडियल होता है? कोई भी आइडियल नहीं होता। बच्चा ऐसा तो होगा ही होगा सर, आपसे अभी कितना भी मोटिवेट होकर बैठे हो, आज पहली क्लास हो और मैं कभी क्लास बंक नहीं करूँगा, कभी ऐसा नहीं करूँगा और रोज़ पढ़ूंगा मैं डेली, मेरे को 10 घंटे पढ़ना है, नहीं होएगा। ऐसा दिन भी निकलेगा पूरा दिन मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। उस केस में भी व्हाट्स द सोल्यूशन, सामने वाले टीचर को क्या करना चाहिए, उस चीज़ का सोल्यूशन देना चाहिए, ठीक है। एक बार गुस्सा तो मान लो चलो कर भी लिया, बट सोल्यूशन साथ में तो देना उस चीज़ का, उसको पॉजिटिवली ले उस चीज़ को कि कोई बात नहीं हो गया, एंड अब इसका पॉजिटिव सोल्यूशन ये है, कोई बात नहीं, ये तो सभी से हो जाता है। यानी कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, उसके प्रति पॉजिटिव रहना और सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना। और अगर टीचर का माइंडसेट पॉजिटिव है तो मुझे लगता है कि वो मतलब उसको यार से कुछ भी ना हो, मतलब से पॉजिटिव माइंडसेट का जो टीचर होता है ना, बच्चे के अंदर भी वो पॉजिटिविटी आएगी और वो लाइफ में इतना ऊपर चला जाएगा कि शायद सिलेक्शन हो ना हो तो एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन वो एज ए पर्सन अच्छा होएगा, अच्छी लाइफ वो जी पाएगा, ये चीज़ है। तो ये 8 चीज़ें हैं। मतलब मुझे अगर अपने मतलब मान लो सपोज किसी का भी कोई फैमिली में है, उसका एडमिशन कहीं कराना हो किसी स्कूल में या कहीं पर भी, तो मैं सबसे पहले तो यही चीज़ देखूंगा कि यार जो टीचर्स हैं या कहीं ट्यूशन रखनी हो तो उसका माइंडसेट कैसा है, वो पॉजिटिव माइंडसेट का बनता है कि नहीं है। हम स्कूल में जाते हैं, दिल्ली स्कूल्स के अंदर बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए, तो वहाँ पे हमें बातें करनी होती हैं उनसे जो ओनर हैं स्कूल के, तो उनमें मैं पहले यही देखता हूँ कि ये बंदे का माइंडसेट कैसा है, बस सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए चीज़ होती है। चलो एनीवे, ये 8 बातें दी, आप मेरे से एक्सपेक्ट कर सकते हो, बदले में मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूँ। सुन लो आप, हमें क्या एक्सपेक्टेशन चाहिए होती है एक टीचर को, किसी को भी चाहिए होती है, किसी भी टीचर को, बट मुझे तो चाहिए ही चाहिए होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको मिलेगी, ये आप जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनको आइडिया भी होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ये सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब जो है मिलती हैं,
ठीक है ना, जो यहाँ पढ़ते थे। ऐसा नहीं है कि भाई हमने पूरे साल में कभी किसी के बारे में भी, किसी टीचर के बारे में कभी को नेगेटिव बोला हो, मतलब कभी भी, ठीक है ना। या फिर भाई बाकी भी चीज़ें आपको पता ही है यार, सारी चीज़ें ना, क्या बताना है इसमें। अब फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि बच्चा देखो मजाक करे, बोले, या मतलब जैसे भी टीचर को मतलब कैसे भी वो डिस्कशन होता है, पूरे साल का एक जोड़ होता है ये वाला, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बच्चा जब भी कुछ भी बोले तो टीचर की सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बोले। आप में से ज़्यादातर बच्चे हैं वो ठीक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ना बोलते वक्त ये नहीं सोचते, तो उस केस में ना हमें गुस्सा शो करना पड़ता है। उस केस में हमें गुस्सा शो करना पड़ेगा, वो आता नहीं, हमें शो करना पड़ता है। आपको करना क्या है कि मतलब यानी कि कुछ भी बोल लो तो सामने वाले की ना रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का, टीचर की नहीं किसी की भी, उसका बड़ा ध्यान में, या मेरी वजह से कोई क्लास में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा, मेरी वजह से क्लास तो ख़राब नहीं हो रही, मेरी वजह से माहौल तो ख़राब नहीं हो रहा। आप जिस माहौल में हो उस माहौल का आपको बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जिसके साथ आप बात कर रहे हो, या मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह आते ही बिल्कुल इज्जत दो, पहले गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, पहले ऐसे करो वैसे करो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहो। मैं कोई डरा के या दबा के नहीं रखना चाहता। आपको जो है ना ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब बोलते वक्त जो है या बात करते वक्त थोड़ा सा ये होना चाहिए, हाँ जी ये जो बच्चा है ये हमें फॉलो कर रहा है और रिस्पेक्टफुल है, ये चीज़ है फर्स्ट थिंग। यानी कि आपको प्रोटेक्ट करना है सामने वाले की या टीचर की, प्रोटेक्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर रिलेशनशिप के अंदर है, मतलब हर रिलेशनशिप के अंदर ये चीज़, तो चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स भी हैं इवन, ठीक है, एक लिमिट ही होती है। सेकंड थिंग, बी रेगुलर बस, ठीक है ना। यानी कि होता ये है कि इसमें कई बार क्या होता है कि हम बेसिक पॉइंट सुनते हैं तो बच्चा जो है उसको याद तो होते नहीं है, तो डिसरिस्पेक्टफुली पेश आता है, वो सुना तो दिया और ये 4 में से तो 3 तो बता दिए, अब क्या, ऐसे करके पेश आता है वो। ये चीज़ गलत है, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। बी रेगुलर, बस रेगुलर हो, नंबर कम ज़्यादा आ रहे हैं टेस्ट में कोई बात नहीं, चलेगा। टेस्ट में नंबर आपके कम आ जाएँ, बहुत कम आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना ज़रूर है, ठीक है। बेसिक पॉइंट सुनाने ज़रूर है, चाहे वो ना सुना पाओ, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी है। क्लास में समझ में आए ना आए, डेली आना बैठना ज़रूर है। ये दो ही बातें चाहिए होती हैं बस। ये 2 नहीं है तो सब कुछ नहीं है, फिर तो ये 2 नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शर्म से देखना कोई है, ये 8 बातें, ठीक है ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 2 बातें, ठीक है। ये था कंक्लूजन, मैंने बता दिया, जो कि एक कई बार सेमिनार होता है, 1.5-2 घंटे का डिस्कशन होता है। उस 1.5-2 घंटे के डिस्कशन में वो इंटरेक्टिव होता है, उधर से भी कुछ बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, तो कंक्लूजन यही निकलता है। कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज ही क्लास शुरू करते हैं हम लोग। अभी इसकी कोई फ़ोटो लेना चाहे तो फ़ोटो ले सकता है, ग्रुप में भेजने नहीं ग्रुप में भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये है कि आप फ़ोटो लेना चाहोगे, कल को आप ये कह सकते हो ना कि सर आपने तो कहा था कि सर फिर तो साइन एक वहाँ और लिखो, घर पे मैं टेस्ट के मार्क्स नहीं भेजने। ये क्या एक्सपेक्टेशन है। बच्चों के तो बहुत है सर, ये सबकी है, सारे लड़कों की है, लड़कियों को पता नहीं। जो बताएं क्या सर? सर उनके साइन तो हाँ वहाँ साइन तो कोई बात नहीं, मेरी राइटिंग है। हाँ जी, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी और, अपनी बात पे नहीं रहते सर आप टीचर्स। जैसे मूवी बहुत एग्जांपल दोगे। मुझे पता था कि तुम जो है ना, मैंने इसलिए शुरू कर दिया ना, तुम उसी चीज़ पे आ जाते पहले, वो सब सेकेंडरी है। हमारी जब रहती है। शुरू करते हैं जी आज की क्लास। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये टॉपिक का नाम है। इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का नाम है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज की स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चार्ज का मतलब क्या है, जैसे कि यार इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज तो है। प्रोटॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स क्या चार्ज है, उसकी स्टडी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक साइंस की ब्रांच है। ये इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में अल्टीमेट मतलब यानी कि बहुत बड़ा टॉपिक भी है। अगर ये किसी को समझ में आ गया तो आधी 12th होगी, 40% 12th होगी उसकी, किसी को इलेक्ट्रिसिटी पूरा समझ में आ गया तो।
मतलब इसके अंदर ना अगर और ये इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मतलब सपोज ये क्लियर नहीं है बच्चे, कई बच्चे मान लो स्टार्टिंग से ही अब आज पहले दिन ही नहीं आए, जैसे वो बाद में आएंगे, उनका पिछला कवर नहीं हुआ, तो ये मान के चलो उनको प्रॉब्लम रहेगी बहुत ज़्यादा, पूरी 12th में प्रॉब्लम रहेगी। और जिसकी इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग होगी विद इन टाइम, जितना मैंने टाइम उस टाइम के अंदर अंदर, वो बच्चा ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है कि 12th तो उसको लगने लगता है कि मेरी 12th तो आगे कंट्रोल में पूरी, ठीक है। सबसे पहले यही है, ठीक है। जो एनसीईआरटी के पहले 4-5 चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड हैं, टोटल 10-12 होंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, उसमें जो पहले 4 हैं वो इसके ऊपर ही ऐसे ही ये वाले इन्हीं के इसी के सब पार्ट बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है। चार्ज की स्टडी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्टडी को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। अब सुनो, इलेक्ट्रिसिटी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो है, पहला पार्ट तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। पहला पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये सेकंड पार्ट है। ये पहला चैप्टर है वैसे और ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। ये मतलब मेन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे हम काम करेंगे पहले तो, ठीक है ना। और 1-1.5 महीना इसका ही है, 1-1.5 महीना लगभग इसके ऊपर लगता है, तो मेजर टाइम लगता है इसके ऊपर, मेजर, ठीक है ना। और ये पूरी 12th का मैंने बोला 40% पार्ट है ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है ना। अगर इसके अंदर जो है ना चार्ज अगर मोशन में है तो उसकी स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसकी स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सुन आप, मान लो चार्ज रेस्ट पे है, मतलब कहीं पे सपोज पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रखे हुए हैं और उसकी वजह उसकी स्टडी की जा रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक किया जा रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इनका डिस्कशन करेंगे, बट मान लो चार्ज की वजह से चीज़ें देखी जा रही है कहाँ पे किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं और रेस्ट में है, तो उस स्टडी को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर चार्ज मूव कर रहा है और फिर स्टडी की जा रही है तो क्या बताइए, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेसिकली क्या है कि देखो चार्ज जब चलेगा तो वायर में ही चलता है, चार्ज किस में चलता है, वायर में, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो यानी कि उस करंट, वो बेसिकली चार्जेस का चलना क्या है, करंट है। चार्ज के चलने का मतलब क्या है, करंट, चार्जेस के चलने को ही करंट बोलते हैं। तो करंट की स्टडी को ही बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। किसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, करंट की स्टडी को। तो इसका एक और नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम एक और है करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहले तो यही याद कर लो आप जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको माइंड में सेट कर लो आप। पहले मैंने चैप्टर के बारे में बताया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है ये। कोई भी एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर दो मैंने क्या बताया। हाँ भी संदीप बता दो क्या बताया मैंने। इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज और डायनामिक्स में मोशन, और इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं। गुड, बैठ जाओ। एक बच्चा और एक्सप्लेन कर दो, आप बता दो। गुड, अभी सुनो, देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसके ना कई सारे सब पार्ट्स हैं, 7-8।
मतलब आपको लिखना नहीं है, मैं बता देता हूँ बस। एक पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक है पोटेंशियल डिफरेंस, एक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक है कैपेसिटेंस। ये पार्ट्स हैं इसके, और हर पार्ट जो है वो 3-4 क्लासेस का है हर पार्ट। तो 7-8 पार्ट हैं और हर पार्ट 3-4 क्लासेस का है। तो उसमें हमें हर पार्ट को थोड़ा डीपली पढ़ना है। इसके अंदर पहला पार्ट है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले अभी 3-4 दिनों तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे काम करेंगे, और ये सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि इसके जो सबसे पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कई सारे पार्ट्स हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मतलब ये जो 7-8 मैंने आपको पार्ट बताए हैं, इसमें से जो पहला पार्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड करने जा रहे हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बताने वाला साइंटिस्ट था दैट वाज माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सबसे पहले बताया था कि क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। माइकल फैराडे बहुत बड़ा नाम है एक, ठीक है। मतलब न्यूटन आइंस्टाइन के बाद इसी का नाम आता है। न्यूटन और आइंस्टाइन के बाद इसी का नाम है। काफी कुछ बताया था इसने। देखो फैराडे ने क्या बताया, ध्यान से सुनो आप। उसने कहा कि देखो पहली बात तो मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज को किसे डिनोट करते हैं, प्लस क्यू, और नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चार्ज का मतलब है, देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है या तो एक प्रोटॉन रखा हुआ है या ग्रुप ऑफ प्रोटॉन रखा हुआ है, या तो एक प्रोटॉन है या फिर ग्रुप ऑफ प्रोटॉन्स है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, या तो एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है या फिर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए या एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ, आप ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एक या कई सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से सपोज ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी बहुत सारी। उसने कहा कि इसमें से जो है ना बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं इस तरीके से। उसने कहा कि लाइनें निकलती हैं, इसमें से दिखती नहीं है लाइनें। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो तो उसमें से लाइनें निकलती हैं, लेकिन ये लाइनें दिखती नहीं है, इनविजिबल लाइन्स होती हैं। समझ आ रही है बात आपको। एक पॉजिटिव चार्ज में से लाइन्स निकलती हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं, और ये किसी को दिखती नहीं हो, और ये पता नहीं कहाँ जा रही होती है, इन्फिनिटी तक जाएंगी। इनके बीच का गैप दूर जाने पे बढ़ता रहता है, ये बताया उसने। और जो नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे एंटर कर रही होती हैं इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं इस तरीके से, ये एंटर कर रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नेगेटिव चार्ज होता है ये वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर करती हैं, और पॉजिटिव चार्ज के केस में बाहर निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर एंटर करती हैं। यानी कि आप ऐसा लिखो इसमें कि इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, आउटवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। और इसमें डायरेक्शन कौन सी होती है बताइए, इनवर्ड डायरेक्शन होती है। और ये इनविजिबल लाइन्स होते हैं, लिख लो यार, ये इनविजिबल लाइन होती है। दीज लाइन्स आर इनविजिबल, दीज लाइन्स आर इनविजिबल, इनविजिबल लाइन्स होती हैं। ये जो लाइन्स है ये कैसी होती है बताइए, इनविजिबल। दीज लाइन्स आर इनविजिबल, इनविजिबल लाइन्स होती हैं ये। दीज लाइन्स आर इनविजिबल लाइन्स। अच्छा अब सुन लो, अगर मैं ये बोल दूं आपसे, क्वेश्चन ये बनता है कि पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन कैसी होगी। आप बोलोगे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। आउटवर्ड मतलब पूरा ये बोलने की बजाय से बोलना रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली बोलना, क्योंकि आउटवर्ड तो कुछ भी, रेडियली का मतलब है चारों तरफ ऐसे निकलती हैं आप बाहर की तरफ, ठीक है। चारों तरफ बाहर, इसमें चारों तरफ से अंदर की तरफ आती हैं। फिर आप ही होगी सर कि ये इनविजिबल थी तो फैराडे ने देख कैसे लिया, ठीक है। लोगों ने मानना नहीं शुरू में। उसने कहा कि यार ये मानोगे तभी आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। ये चीज़ माननी पड़ेगी, ये नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा। और आगे तुम खुद कह दो कि हाँ सर ऐसा सारी चीज़ें तभी पॉसिबल थी, ये जो उसने सारी बातें बताई, जब ये लाइन मानी जाए ऐसे, ठीक है ना। अब सपोज इसके अंदर जो है ना, मैं आपको अभी ये कह दूँ कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हवा में एक गोला दिखाई दे रहा है मुझे, गोला, या मान लो यहाँ पे हवा में गोला दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। आप कोई शर्म तो नहीं मानते, दिखता नहीं, आप बेवकूफ़ बना रहे हो। अब सपोज
मैं अब आगे कुछ ऐसा बताना शुरू कर दूँ, आपको खुद को महसूस होता है कि यहाँ पे ऐसा गोला ना होता तो ये सारी बातें होती नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ यहाँ पे ऐसे पत्थर मारूँ और वो वापसी आ जाएगी यहीं पे टकरा के किसी चीज़ से, तो आप मान लो कि हाँ सर गोल आप सही करे थे, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो इसी प्रकार उसने जो है ना पहले मनवाया ये, और मनवा के फिर उसने बहुत सारी बातें बताई, लोगों ने कहा हाँ भैया तो सही बोल रहा था, लाइनें होती हैं, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज अगर हो तो पॉजिटिव चार्ज के केस में लाइन बाहर की तरफ निकलती है रेडियली आउट। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि मैं ये बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, आप बोलना पॉजिटिव चार्ज में से, और नेगेटिव चार्ज के केस में बताइए अंदर की तरफ एंटर करती हैं। अगली बात मैं ये बोलूँगा कि डायरेक्शन कौन सी होती है पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, आप बोलते हैं ना रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। मैं बोलूँगा कि नेगेटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन कैसे होती है, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होती है। हाँ जी मीशा क्या बताया मैंने? सर जो प्लस क्यू वाले केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। बिल्कुल। नेगेटिव के केस में रेडियली इनवर्ड होती है। बिल्कुल नेगेटिव केस में रेडियली इनवर्ड होती है। अब सुन लो अगली बात, दूर जाने पे ये भी गैप बढ़ता है, ठीक है ना, लिख लो इस बात को। देखो एज वी गो अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, एज वी गो अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, एज वी गो अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, then gap between electric field lines, then gap between electric field lines increases, then gap between electric field lines increases। जो gap है वो बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा, गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, गैप बढ़ता है इनके बीच में। गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस, गैप बढ़ेगा, ठीक है जी। हाँ जी अब सुन लो अगली बात, ये आपको पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के केस में पता लग गया डायरेक्शन के बारे में। अब लोगों ने उनसे ही कहा कि फैराडे से भाई एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है इस पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी न किसी पॉइंट पे बताई जा सकती है ऐसे। उसने कहा इस पॉइंट पे तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इस पॉइंट पे इस तरफ है। उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वैल्यू लोगों ने कहा कि वैल्यू बताओ। वैल्यू मैं आपको भी बताऊंगा, किसी अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी है, नाम से ऐसा लग रहा है कि फील्ड का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, ये किसी एरिया की बात हो रही है स्पेशल, नहीं एरिया की बात नहीं हो रही है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू बताई जा सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू। वो इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, ठीक है ना। आप ऐसा लिखो पहले तो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि उसने क्या बताया कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे इस 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 तरफ, ऐसा होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे इस 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 तरफ, ऐसा होगा। कहने का मतलब ये है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा, और नेगेटिव चार्ज है तो इस तरीके से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है ये चीज़ डायरेक्शन है, मतलब डायरेक्शन के बारे में मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में है। मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ हो जाएगा। मैं ये कहूँ इस पॉइंट पे बताओ, ऊपर हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पे बताओ तो इस तरफ हो जाएगा। मैं ये कहूँ कि इस पॉइंट पे बताओ तो ऊपर की तरफ, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ, इस पॉइंट पे बताओ इस तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इस तरफ होगा। ये डायरेक्शन समझ में आ रही है आपको? ठीक है। जैसे मान लो मैं ये कह दूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, हाँ जी आप बताओ इस पॉइंट पे किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे बताओ किधर होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बताओ आप, इस पॉइंट पे, हाँ जी आप बताओ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बताओ आप, ऐसे होगा। इस पॉइंट पे बताओ, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है मान लो, इस पॉइंट पे बता दो, हाँ भी इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे बताओ भाई संदीप, हाँ जी इस पॉइंट पे,
आप बताओ इस पॉइंट पे, हाँ भी नहीं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, समझ गए तुम लोग भी, ठीक है। लोगों ने कहा कि डायरेक्शन तो समझ में आ गई, ये बात भी मान ली कि एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू बताओ वैल्यू। उसने क्या बोला सुनना आप अब वैल्यू के बारे में। उसने कहा कि जैसे कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है ये वाला +2 का, उसने कहा कि मान लो कोई इस पॉइंट पे पूछे, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R है मान लो, इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। उसने कहा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट, पहली बात होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं बताइए, इससे लिख लो इस बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये बच्चा कौन आया हुआ है, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोटेड बाय कैपिटल E। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के, क्यू के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चार्ज के, मतलब अगर आप चार्ज को डबल करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, अगर आप चार्ज को 3 गुना करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चार्ज को 5 गुना करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 गुना हो जाएगा, समझ रहे बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। ये चीज़ भी उसने एक्सपेरिमेंटली नोट की फेरेडे ने। फेरेडे ने ये वाली बात एक्सपेरिमेंटली नोट की, एक्सपेरिमेंटली नोट की फेरेडे ने ये वाली बात भी। E is directly proportional to Q, E is inversely proportional to R²। ये दोनों बातें एक्सपेरिमेंटली नोट हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब बन जाएगा E is directly proportional to Q by R²। ये बनेगा E is directly proportional to Q divided by में R², ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया K, और इस K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछूंगा मैं पॉइंट चार्ज की वजह से, आपको बोलना है KQ/R² होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ पॉइंट चार्ज की वजह से, तो आपको बोलना है KQ डिवाइडेड बाय में R², ये बोलना आपको। KQ डिवाइड बाय R², ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। KQ बाय R², K को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, ये K की वैल्यू होती है। हाँ जी आप बताओ मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R² होता है। K की वैल्यू क्या होती है, हाँ भाई K की वैल्यू क्या है, हाँ भाई K को क्या बोलते हैं हम लोग, K को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से K का नाम होता है। इसके अंदर याद करने वाला कंटेंट ये था जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। अच्छा मैं ये पूछ लूँ कि ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से है KQ/R², तो आप ये बोलना कि सर इलेक्ट्रिक, ये एक्सपेरिमेंटली नोट किया फेरेडे ने कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, और ये वाली बात भी एक्सपेरिमेंटली नोट की कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R² बन गया, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया गया, तो वहाँ से आया ये वाला फॉर्मूला। समझ में आई बात आपको, बताओ मिस्टी क्या समझ में आया। सर हमने ये इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्राइडे में ये प्रैक्टिकल इसकी वैल्यू बताई, क्या वैल्यू थी, इसमें पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, और उसका एक फॉर्मूला बनता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/R²। यहाँ पर K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, ठीक है गुड। हाँ जी बात समझ में आ गई होगी आपको ये वाली, है ना। कोई डाउट है किसी के मन में, अब इसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस।
मान लो कि मैं यहाँ पे कहूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर है, एक मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ दोनों की वजह से। ये प्लस क्यू का चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, एक प्लस क्यू का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और ये मिड पॉइंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है मिड पॉइंट पे कितनी हो जाएगी। पानी की बोतल आपको जाइए। हाफ किसकी हाफ? K is equal to के इज इक्वल टू, E is equal to KQ by 4 square। सुनो करो करो आप पहले सोचो। सुनो दो ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन ना देखो डायरेक्शन में गलती करके कई बच्चों ने, मैंने कॉपी में नजर कर लिया, मतलब मान ली इसमें, और अक्सर गलती करते हैं इसमें। पहले इस चार्ज को भाई भूल जाओ, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक को इस तरफ होएगा। ये जो वेक्टर बनाओगे ना, इसकी टेल इस पॉइंट में बना देना, जिस पॉइंट पर पूछा गया है इधर बनेगा। यहाँ ऐसे बनाना गलत होगा, यहाँ पे ऐसे ये मत बनाओ आप। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इस तरफ, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इस तरफ आएगा। इस चार्ज को देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इस पॉइंट पे इधर होगा, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इधर हो जाएगा, और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि के क्यू बाई आर स्क्वायर, चार्ज भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, दोनों अपोजिट भी हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा यहाँ पर, ये जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। ठीक है जी, अब सुन लो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर ये प्लस क्यू का चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू का चार्ज है, ये एक पॉइंट दे रखा है आर, डिस्टेंस ये भी आर है। बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो आप, ये आर है, ये भी आर है, बताइए इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू करो करो आप, मतलब जो ना सोल्व करो एक बार। क्या आंसर आ रहा है? के क्यू बाई 4 आर स्क्वायर, के क्यू बाई 4 आर स्क्वायर, और कोई आंसर? इसको ना ट्राई करो आप ना, करने की गलत हो जाए कोई बात नहीं यार, रफ कॉपी में करो, क्योंकि फेयर में तो आप कटिंग हो जाएगी, और शुरू में बच्चा तो गलत करता ही है। देखो सुनो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा ई का, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस तरफ होगा ये, और इस चार्ज की वजह से भी इस तरफ, दोनों एक ही तरफ है यार, ये भी इसी तरफ है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये भी इसी तरफ है, दोनों ऐड नहीं हो जाएंगे यहाँ पे। ये जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा ई नेट का, टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आएगा आंसर। आंसर इज दिस 2 के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा।
ये आंसर आएगा 2k³ डिवाइड बाई में r²। दिस इज द आंसर 2k³ बाई r², क्योंकि ये ऐड हो गए दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। हाँ जी, यहाँ तक ये दोनों क्वेश्चंस कितनों को समझ में आ गए? जिनको समझ में आ गए, ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर प्लस क्यू का चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू का चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, ये साइड ए और ए। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और ड्रॉ करके दिखाना प्रॉपर डायरेक्शंस वगैरह। कॉपी में चेक करूंगा, अभी मैं कॉपियों में चेक करूंगा। हर वर्टेक्स पे क्यू का चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पर एक क्यू का चार्ज रखा हुआ है और हर साइड ए के बराबर है, हर साइड, ठीक है, हर साइड ए के बराबर है। आपको सेंटर के ऊपर इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, 0 आएगी। कॉपी दिखाओ दूर से, ठीक। देखो सुनो ध्यान से, देखो एक आधे सारे बच्चों ने अलग अलग किया हुआ है। देखो किसी ने पता क्या किया, डायरेक्शन दिखाते वक्त ये किया हुआ है, ये जो काम किया हुआ है ना ये बिल्कुल गलत है। कोई कूलम्स लॉ नहीं पढ़ रहे हम लोग, कूलम्स लॉ अलग चीज़ है। अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो बिल्कुल गलत अगर किसी ने किया है तो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कई बच्चों ने पता क्या किया है, ऐसे कर दिया, जो कि गलत है, ठीक है। एक आधे बच्चे ने क्या किया है, कईयों ने ठीक भी किया, एक आधे ने ऐसे कर दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। और देख लो सबके ना, सबके अलग अलग है, ठीक है ना, सबके अलग अलग है। मतलब जो गलत किया हुआ काफ़ी सारे बच्चों ने, ठीक है। कईयों ने मतलब पता नहीं क्या ऐसे बीच में ऐसे लगा दिया कि कैरोसी, पता नहीं ऐसे कर दिया, सब ये गलत है। करना क्या है, सुनो आप ध्यान से, यही तो होता है बेस बनाना। ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चा गलती करता है उस चीज़ को पकड़ के, या जो चीज़ गलत तरीके से माइंड में चली जाती है उसी के ऊपर जोर लगाना ही तो बेस बनाना है इसमें। अब ध्यान से सुनो, इसमें करना क्या है, देखिए आप, इसमें करना क्या है ये सुनो। इसमें पहले आपको इस तरीके से ये स्क्वायर बना हुआ था, यहाँ पे ये प्लस क्यू का चार्ज था, ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है, ये प्लस क्यू का चार्ज है यहाँ पे, ठीक है जी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। पहले इस चार्ज की वजह से देखो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ये ज्वाइन कर दो, ज्वाइनिंग लाइन के लॉन्ग इस तरीके से होगा, ऐसे बनाना, ये टेल इस पॉइंट से मैच कर, ये टच होनी चाहिए ऐसे। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाना है, ई। इस चार्ज की वजह से ये वाला है और इस चार्ज की वजह से ये वाला है ना। अच्छा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। ये कैंसिल आउट क्यों हुए, क्योंकि ये चार्जेस सेम थे, ये वाले चार्जेस सेम थे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे के अपोजिट हो रहे थे, इक्वल एंड अपोजिट थे दोनों। इलेक्ट्रिक डिस्टेंस भी सेम थी, ये डिस्टेंस सेम थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गए, ठीक है। और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो इसलिए कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ पर। ये बात समझ आएगी नहीं आई आपको? आपको ना ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी आसान लग रही होंगी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जैसे साल भर ना हर बैच में हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि साल के एंड में मैं ये पूछूंगा कि पूरे साल में मैंने जो जो पढ़ाया है वो कितने बच्चों को आता है। जब मैंने क्लास में बोल दिया उसमें से ही पूछूंगा बस, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ। और ये जो मैं क्लास में बोल रहा हूँ इसी के ऊपर बेस्ड बेसिक पॉइंट है, आपको पता है इस बात का। बेसिक पॉइंट है क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। मैं ये बोलता हूँ ये कितनों का आता है, तो भी एक दो बच्चों का याद खड़ा होता है। अभी स्टार्टिंग है,
1 2 का भी नहीं होता, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है बच्चे का, जिसकी वजह से सिर्फ क्लास में पढ़ाया हुआ समझ में आ जाए तो 80% तो कवर हो गया आपका, पूरी फिजिक्स तो कंट्रोल में आ गई, समझ में आ जाए और वो आता हो। अभी क्या होगा कि आप इसको रिवीजन में रखना, इसके अच्छे नोट अभी रफ में लिखो, घर जाके फेयर में लिखो, और फेयर में लिख के इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ आप, और उसको डेली रिवाइज करो आप, बिल्कुल ऐसे टिप्स पे हो जाना चाहिए। जो मैंने पहले दिन पढ़ाया उसको पहले दिन तो पढ़ोगे, साथ में दूसरे दिन भी पढ़ोगे आप, दूसरे दिन भी पहले जो दूसरे दिन पढ़ाया गया उसको पहले दिन पढ़ोगे और दूसरे वाला भी पढ़ोगे, और तीसरे दिन जो पढ़ाया गया उसको पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास तीनों पढ़नी है उस दिन। जिस दिन 10वें दिन आपको पहला भी पढ़ना है, पहली क्लास वाला, दूसरे दिन दूसरी क्लास वाला भी, तीसरी क्लास वाला भी। तो अगर 150 लेक्चर हुए तो 150वें दिन आपको पहली वाली क्लास 150 बार रिवाइज हो चुकी होगी इस तरीके से। वो फिर सर ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फास्ट होने लगेगा ना, बस पेज पेज पलटने पड़ेंगे बाद में, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ ये ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख रखा था, हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख रखा है, ये बस ऐसे देखना आपको, इसे पूरी फिजिक्स पकड़ में आ जाएगी। यही एक स्ट्रेटजी है सिलेक्शन लेने की। पहले जो टीचर जो करवा रहा है वो चीज़ माइंड में सेट होनी चाहिए, और जब तक वो सेट होने का मतलब है बेस बनना, वो सेट होने का मतलब भी बेस बनना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सुन लो आप। आगे का क्वेश्चन मुझे समझाने के लिए, अगला क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे पहले ना एक वेक्टर का पार्ट यूज हो रहा है, वो बताना पड़ेगा आपको, वो बता रहा हूँ वेक्टर्स का पार्ट, ठीक है ना। ध्यान से सुनो आप, लिख लो आप एक अलग सेटिंग लिख लो, पार्ट ऑफ 11th वेक्टर्स, पार्ट ऑफ 11th। कई टॉपिक 11th के जो यूज होते रहेंगे, ठीक है, वो जो टॉपिक्स हैं जो 11th के जो टॉपिक्स यूज होंगे वो बीच बीच में मैं ऐसे ही कराऊंगा आपको। अब थोड़ा सा यूज हो रहा है, वेक्टर पूरा नहीं पढ़ा रहा, जो 5-10 मिनट का पोर्शन है जो कि अभी यूज होगा वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सपोज यहाँ पे सर मुझे देखना कौन है, यहाँ पे सपोज 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक वेक्टर मान लो ये वाला है 10, ये 10 है और एंगल है 60 डिग्री। कितना इनके बीच का एंगल? 60 डिग्री। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट है, हाँ जी 10√3, सीधे हो जाएगा। भूमिक क्या नाम है, दिव्य, 10√3 हो जाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट पिछों बीच आता है। रिजल्टेंट का मतलब है कि इन दोनों की जगह एक ही अगर लगा दें तो वो क्या काम करेगा। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, ठीक है, और एक इधर लगा दिया 10 न्यूटन का, तो और एंगल 60 डिग्री था। हम ये चाहते हैं कि एक ही ऐसा फोर्स मतलब कितना लगाएं कि वो अकेला वैसा ही काम करे जैसे दोनों मिलके कर रहे हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा बताइए? 10√3 आएगा उसका आंसर, ठीक है ना। ये दोनों बराबर हो, एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर 20, एक दूसरा वेक्टर 20 और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट बताओ कितना बनेगा इसमें? हाँ जी, रिजल्टेंट बनेगा इसका 20√3। √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 से, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक वेक्टर है 60 और ये भी 60 है और एंगल भी 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए? 60√3। कर लेंगे आप इस टाइप से क्वेश्चंस को, ठीक है ना। अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा भी ए है और एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? a√3 बोल दो चाहे √3a बोल दो, एक ही मतलब है। ये √3 पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो। अक्सर अगर ये नंबर लिख रखा हो तो बाद में लगाते हैं, और ए ई ऐसा कुछ लिख रखा हो बी तो √3 पहले लगाते हैं। आगे बात समझ में आपको? ये एक तो ये रिजल्ट याद करना आपको, ये आया कहाँ से वेक्टर्स में समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन अभी तो रिजल्ट याद करना है। अगर एंगल 90 डिग्री हो, एंगल 90 डिग्री हो, जैसे कि ना ये वेक्टर 10 है और ये वाला वेक्टर भी 10 है और एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा? इसमें रिजल्टेंट बनेगा 10√2 के बराबर। हाँ जी, रिजल्टेंट कितना बनेगा इस केस के अंदर बताइए? 10√2 के बराबर। ठीक है, जैसे सपोज ये 20 है, ये 20 है, एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा बोलो? 20√2 बनेगा रिजल्टेंट। किसी एक वेक्टर को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, किसी एक वेक्टर किसे मल्टीप्लाई कर दोगे? √2 से, ठीक है। जैसे कि मान लो ये 100 है और ये भी 100 है, एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए? 100√2 हो जाएगा रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट हियर, 100√2। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुन लो अगली बात। अगर एंगल यानी कि जैसे कि अगर ए, एक तो वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है और एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा बताइए इस केस के अंदर? √2 बनेगा रिजल्टेंट।
रिजल्टेंट इज √2 है। अच्छा अगर एंगल 120 डिग्री हो, मतलब मान लो कि ये वेक्टर 10 है, एक वेक्टर 10 है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इसके अंदर? 10 आएगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट 10 आएगा इसके अंदर, ठीक है। सपोज ये 20 है, ये भी 20 है, एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए? 20 आएगा। रिजल्टेंट 20 आ जाएगा इसमें, मतलब उतना ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज ये वाला वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर भी ए है और एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा बताइए इसमें? ए, रिजल्टेंट ए बन जाएगा। ये बात आपको याद करनी है। समझ में आ गई आपको बात ये वाली? कोई डाउट है किसी के इसमें, किसी के मन में? नोट कर लो इसको, ठीक, सिंपली नोट कर लो बस इसका, ठीक है। समझ देख लो। हाँ जी नियति बताओ क्या बताया मैंने? सर अगर 60 डिग्री का केस हो तो उसके अंदर √3 लग जाता है, 60 डिग्री का केस होता है √3 लग जाता है, 90 डिग्री वाले भी √2 लग जाता है और 120 के केस में जो आपको वैल्यू दी वही हो जाएगा। ठीक है। 90 डिग्री के केस में √2 से लग जाएगा और 120 के केस में क्या हो जाएगा बताइए? जो वैल्यू थी वही हो जाएगी। ये बात याद होगी होगी आपको सभी को? कोई शक है किसी को इस बात में? इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको बताया। हालांकि कुछ बच्चों को पहले से आता होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ध्यान, या 4 कूलम का चार्ज है या 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ से 2 मीटर पे और यहाँ से 4 मीटर पे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा? ये प्लस, अगर ना लिख रखा हो तो प्लस मान के चलना, अगर ना लिख रखा हो तो प्लस ही मान के चलना आपको। पानी, पानी। के की टर्म्स में चलेगा, क्योंकि के की वैल्यू सबको पता रहती है 9 × 10⁻, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 सबको पता है, इसी तरीके से के की वैल्यू सबको पता होती है 9 × 10⁹ होती है। सेवन किस तरफ हो गया? हाँ जी सुन लो, ध्यान से सुनो आप। इस +4 की वजह से, इस +4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इस पॉइंट पे किस तरफ होना चाहिए? आप तीनों बताओ किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ। E1 मान लो, E1 की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा E1 की वैल्यू K × 4 बाय, बोलो बोलो 2 का, उसकी तरफ फास्ट बोलना है। जब आपकी बारी आए ना तो गलत बोल देना, मतलब चलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलना है बस। E2 इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी आप बताओ किस तरफ होना चाहिए? इस साइड होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो इस साइड होता, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इस साइड हो जाएगा। E2 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी?
k इंटू 2 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा यहाँ पे k/8, इस तरफ आंसर आएगा k/8, यह जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों अपोजिट में आ रही है तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नेट की वैल्यू बताओ एक बार बताओ, ये वाला इसको सोल्व करो आप, ये बनेगा k बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, ये वाला k इसी तरफ है, तो ये k बड़ा के k/8 बड़ा है, k बड़ा है, k बड़ा मिस्टेक बोलना नहीं है, तो इसमें से ये छोटा घटा दो क्योंकि दोनों अपोजिट में है, तो k माइनस k/8 कितना आंसर आएगा इसका 7k/8, और किस तरफ आएगा ये इस तरफ, क्योंकि बड़े वाला इस तरफ है इसलिए। अब समझ में आ गया होगा आपको, ये नोट कर लो फटाफट। एक क्वेश्चन करके दिखाना आप। +8 कूलम्ब है, -2 कूलम्ब है, गैप है 4 मीटर, चलो गैप है 6 मीटर, यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये P पॉइंट है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है बेटा, गुड। हाँ जी, कितना हो जाएगा, जिन से हो गया, गुड। वैल्यू भी लिख लो या डायरेक्शन पर ड्रॉ करते रहोगे। कॉपी दिखाना, क्या कर रहे हो, भूमिका बताओ, दिखाओ क्या किया। हाँ जी भूमिका क्या किया, दिखाओ। डायरेक्शन कंट्रोल की, डायरेक्शन तो सबसे पहले ड्रॉ होती है, क्वेश्चन लिखते ही पहले डायरेक्शन ड्रॉ नहीं है, फिर उसके बाद सोल्यूशन होना है। कई बच्चे सोल्यूशन पहले शुरू करते हैं, डायरेक्शन बाद में बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप दिखाना एक बार क्या किया, डायरेक्शन तो ठीक लगा, ठीक है। सुना, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा E1, इस चार्ज की वजह से इस तरफ होगा E1। E1 की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 8, तो k इंटू 8/8 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा इसका 6 का स्क्वायर क्यों आएगा भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो 8 है ना यार, इस पॉइंट और इस चार्ज की भी गैप देखना है ना, 8 का स्क्वायर आएगा, आ जाएगा k/8, इस तरफ है ये। मैं नेगेटिव पॉजिटिव को चक्कर ही नहीं पाल रहा, मैं तो सीधा भाई डायरेक्शन बना देता हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, बिना डायरेक्शन बताए अधूरा है, बिना डायरेक्शन बताए अधूरा है भाई। इसके अंदर देखो, इसमें E2, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस तरफ होगा E2,
इस E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू 2/2 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा इसका, वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये बताइए बड़ा कौन सा इनमें से, ये बड़ा कि ये बड़ा, K/2 बड़ा। तो E नेट की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, K/2 माइनस K/8, क्या आंसर आएगा इसका, सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 4K माइनस K, 3K/8 आंसर आएगा इसका। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपके पास। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना। ये +2 कूलम का चार्ज है, ठीक है। ये 4 कूलम का चार्ज है। इनके पीछे गैप है 12 मीटर, इनके पीछे गैप कितना है 12 मीटर। ये +4 है। कोई P पॉइंट ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कोई P पॉइंट ऐसा जरूर है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, बताओ उसकी वैल्यू बताओ। P पॉइंट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, x की वैल्यू बताओ, मतलब फाइंड x। मतलब मान लो यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, E नेट एट P 0, फाइंड x। 12 टोटल गैप है, 12 टोटल गैप है। हाँ जी, कितना हो गया आंसर, क्या है, हाँ x की वैल्यू 8 आ रही है। सुनो यार, सुनो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक कितना हो गया, पहले तो क्वेश्चन ये बताओ। x की वैल्यू कितना की आ गई, सिर्फ एक स्टूडेंट ने किया, 2, सिर्फ 2 बच्चों ने किया, आपसे नहीं हुआ दिव्य, हाँ जी तुमसे नहीं हुआ, नहीं हुआ, 6 वैल्यू आ रही है, आर तो रही है ना, तो ये बोलो ना हो गया 6 आ गया वैल्यू, हाँ फिर ये बोलो, हाँ जी ईशा नहीं, सुनो, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक इस तरफ इवन, ठीक है ना। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड्स में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। मैं इनके ऊपर कभी, जब तक ये नहीं होंगे आपसे आधे 60-70% क्लास को समझ में आना चाहिए, तो आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे। इस चार्ज से इधर इवन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, k इंटू 2 में x स्क्वायर, k इंटू 2 बाई
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E2 की वैल्यू बताओ, k इंटू 4/12 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्या लिखोगे बताइए, किस तरफ आएगा ये, इस तरफ। अब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कैंसिल होंगे, अरे जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कैंसिल होंगे। करो आप, E1 इक्वल टू E2, k इंटू 2/x² इज इक्वल्स टू k इंटू 4/12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, k से k गया, 2 2 जा 4 हो गया, है ना। तो एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, 2x² इक्वल टू 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा कैलकुलेशन नहीं हुई होगी आपसे, रूट दे लो दोनों तरफ, रूट 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले लो, रूट 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 12, एक्स को बाहर ले लो, रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 12, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 1। अब समझ में आया, ठीक है, ये आंसर आएगा 12 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 1। और करके दिखाओ यार। इसको वैसे नहीं देख सकते कि 2 कॉलम और 4 कॉलम में जो है तो 2 into 8 हो जाएगा, 4 into 4 हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होता ना, वो सेंटर ऑफ मास छोड़ना ही है। अगर इसमें एक होता है सेंटर ऑफ चार्ज या सेंटर ऑफ मास निकालना हो, या सेंटर तो ऐसे ही करते हो तो उसमें तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना जीरो। अगर सेंटर ऑफ मास ये तो 2 kg का मास, उधर 4 kg का मास था, उसमें मैंने ये पूछा था कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इससे कितनी दूरी पर है, उसके लिए ऐसा करते थे जैसा आप कह रहे हो। लेकिन ये तो चीज़ ही अलग है बिल्कुल। हाँ जी बोलो। ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है, तो लेंथ है, ये तो लेंथ है, लेंथ की कोई डायरेक्शन थोड़ी होती है। और बात रही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिकल वैल्यू जीरो, तो डायरेक्शन की बात ही नहीं है यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है ना। चलो ये बताना आप, ये 1 कूलम्ब है, ये 4 कूलम्ब है, ये 1 है, ये वाला कितना बताइए 4, ठीक है। गैप है वही कर दो, 12 मीटर ही कर दो। बताओ नेट इलेक्ट्रिक यहाँ पे 0 है, पी पॉइंट पे, ई नेट एट पी इज 0, फाइंड एक्स, करिए आप एक्स की वैल्यू बताओ। बोलो क्या कह रहे हो। सेकंड स्टेप है, उसी में स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते। सेकंड स्टेप में दोबारा बोल के, स्क्वायर से स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर, यस सर। ऐसे नहीं कटता ना, पूरे पे रूट लग सकता है बस। और आप डिनोमिनेटर पे थोड़ी लगा सकते हो रूट, पूरी इक्वेशन पे लगेगा, पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे, पूरे राइट हैंड साइड पे, नीचे नीचे नहीं लग सकता। आप नीचे नीचे रूट लगाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा कभी स्क्वायर से स्क्वायर कटता ही नहीं, अंडर रूट लगता है हमेशा ही। और अंडर रूट सिर्फ नीचे नीचे नहीं लग सकता, है ना। इसका आंसर आ रहा है आपके पास इसका? क्या आंसर आ रहा है? और कोई स्टूडेंट? 4 आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इस तरफ होगा E1, यहाँ पे इस तरफ होगा E2। E1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? k इंटू 1/x का स्क्वायर, ये आएगी। और किस तरफ आएगी ये? इस तरफ। E2 बताइए। 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये किस तरफ आएगा?
इस तरफ आएगा, इनको इक्वेट कर लो, E1 इक्वल टू E2 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास। अंडरूट ले लो दोनों तरफ, ये 1/x पूरे का अंडरूट, इसका ही पूरे का अंडरूट, ये आएगा आपके पास। अब सॉल्व करो, 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? बात समझ में आई होगी आपको ना? एक क्वेश्चन और करके दिखा दो, हो गया? ये 6 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज है। नहीं, ये है 18 कूलम, ये 2 है, ये 18 है। अच्छा बाय द वे ये -2 है, ये -2 है, ये +18 है, गैप है इनके बीच का 12 मीटर, और इधर है ना, इधर 6 मीटर में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट जीरो, सॉरी, यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, x डिस्टेंस पे P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताइए? 0। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x। गिवन है चीज, ई नेट एट P0 गिवन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। कितना हो सकेगा? ठीक, करते इसको, सुनो, इस चार्ज इज इलेक्ट्रिक इस तरफ इवन k इंटू 18 डिवाइड बाई में क्या है? किस तरफ आएगा? इस तरफ। E2 की वैल्यू बताओ, ये इस तरफ आएगा, ये इक्वल अपोजिट तभी तो 0 पाएगा। करो E1 इक्वल टू E2 कर दो आप, बताइए आप, k इंटू 18 डिवाइड बाई में 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू 2/x का स्क्वायर, कैसे k गया 9 बाई में 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/x² आएगा। सोल्व करो इसको, अंडर ले लो दोनों तरफ। 3 डिवाइड बाई 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ का 3x इज इक्वल टू 12 प्लस एक्स। एक्स को इधर ले लो, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। आंसर 6 मीटर आएगा। समझ में आई बात आपको? एक बात आप याद रखना कि अगर दोनों पॉजिटिव हो ना या दोनों नेगेटिव हो तो बीच में जीरो हो जाएगा कहीं पे। कहाँ पे जीरो हो जाएगा? बीच में ही। यहाँ तो मैंने बताया था कि इधर मैंने अपने आप ही कह दिया था इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। आगे मैं दूंगा नहीं, मतलब जो है ना कि कहाँ पे जीरो है, किस चार्ज से। सुना आपको जो छोटे वाला चार्ज है ना, ये 18 है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। मैग्नीट्यूड देखना, साइन नहीं। इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 18 है। इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा हमेशा ही। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो देखो, दोनों पॉजिटिव है तो बीच में कहीं जीरो हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी बीच में कहीं जीरो होगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो बीच में तो जीरो होने से रहा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो सुनो, आप समझो बात को। देखो मान लो मैं ये कह दूंगी भाई आपको, ये चार्ज है 32 कूलम्ब है, इधर 32 कूलम्ब माइनस का, और ये प्लस का 2 कूलम्ब। ठीक है जी, गैप है 12 मीटर ले लो, चलो ठीक, ऐसे कह दिया मैंने। अब मैंने कहा कि ये बताओ कि इस 2 से डिस्टेंस बताओ उस पॉइंट की जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है ना? क्वेश्चन ये कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 2 कूलम्ब वेयर E इज जीरो। ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया। अब सुनो, क्या बीच में जीरो हो सकता है? बीच में क्यों नहीं हो सकता? चलो बताओ आयुष, क्यों नहीं हो सकता बीच में जीरो? हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो भी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे यार। जैसे इस पॉइंट पे चेक करो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इसकी वजह से इसी तरफ, तो कैंसिल आउट तो हुए नहीं। जीरो होने के लिए कैंसिल आउट होना पड़ता है, जीरो होने के लिए कैंसिल आउट होना पड़ता है। क्या बीच में कहीं पे कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? ये भी इस तरफ, ये माइनस में है, इसका भी इस तरफ, दोनों जुड़ जाएंगे तो जीरो हो ही नहीं। अरे पी पॉइंट पे चेक करो, पी पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ, इसकी वजह किस तरफ होगा? इसी तरफ, तो जीरो जीरो थोड़ा ना पाएगा। अच्छा एक बात बताऊँ मैं आपको, अब क्वेश्चन होता है या तो इधर जीरो होगा या फिर इधर कहीं जीरो होगा, या तो इधर जीरो या फिर इधर जीरो। तो हम पी पॉइंट इधर लेके चलेंगे, इधर लेके चले, सामने वाले ने बताया नहीं किधर लेके चलना है, सामने वाले ने ये बताया नहीं कहाँ पे जीरो लेके चलना है। तो बताओ कहाँ लेके चलना चाहिए अपने को जीरो? इसके नज़दीक, 2 के नज़दीक, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। इसका मैग्नीट्यूड कितना? 2, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 32, तो 2 के नज़दीक। साइन मत देखो, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जीरो, यहाँ पे ये एक्स लेके चलो आप, और अब इस एक्स को निकाल लो आप। हाँ जी, मैक्सिमम का तो अलग कॉन्सेप्ट है, छोड़ो उस मैक्सिमम को, तो एक बार जीरो का देख लो बस आप, उसमें मैक्सिमम मिनिमम मैथमेटिक्स भी लग जाता है। ठीक है ना? वो बात अलग लेवल पे एडवांस। मैक्सिमम तो यहाँ पे होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे, इस चार्ज के नज़दीक, यहाँ पे इनफाइनाइट होगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट होगा। किसी चार्ज के बिल्कुल नज़दीक ले लो ना, बिल्कुल नज़दीक, चार्ज के जस्ट यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, यही है सबसे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है, ये बताओ इस पी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, ये एक्स की वैल्यू बताओ, आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, फाइंड एक्स। लास्ट क्वेश्चन कर दो यार। ये टोटल 12 है, ये एक्स है। इस चार्ज की वजह से बताइए, मैं करके देता हूँ यार, इसकी वजह से इधर आएगा E1 k इंटू 2 में एक्स का स्क्वायर, और इसकी वजह से इस तरफ आएगा E2, ये आ जाएगा, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, इनको इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है? 4 आंसर आ रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता था।
तो जीरो आ ही नहीं सकता कहीं भी। ये भी, ये +4 है, ये -4 है, तो कहीं नहीं जीरो आ सकता, कुछ भी कर लो, आ ही नहीं सकता।